नमस्कार साथियों, आपके प्यार और समर्थन के लिए एक बार फिर धन्यवाद। आपने हमारी पिछली कड़ियों, पृष्ठभूमि, उद्भव और विकास को जिस आत्मीयता से अपनाया, उसने हमें अगला अध्याय और भी निडरता से कहने का साहस दिया। आपकी उपस्थिति एवं भरोसे ने उन कहानियों को केवल संस्थागत इतिहास ही नहीं, हमारे साझा अनुभवों का जीवंत ग्रंथ बना दिया है। आज की कड़ी विस्तार सन 2000 से लेकर 2010 तक उस दशक की कहानी है जब पानी ने भौगोलिक रूप से अपने पांव फैलाए और सामयिक रूप से अपने हस्तक्षेपों को और भी गहरा किया। यह वह समय था जब बाल अधिकार, आजीविका, स्वास्थ्य और शासन के मुद्दों ने प्रोजेक्ट मानचित्र पर व्यापक स्थान पाया। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय साझेदारियों ने विश्वास को मजबूत किया और पेशेवर विवेचना के साथ साथ जमीनी स्वयंसेवी भावना को जीवित रखने की चुनौती सामने आई। आज इस दौर की कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ हैं श्री जगदीश गिरि जी, जिन्होंने उस विस्तारीकरण के काल में नेतृत्व, रणनीति और साझेदारी के माध्यम से पानी के विस्तार और विश्वसनीयता को आकार दिया। हम उनसे जानना चाहेंगे किन चुनौतियों ने संगठन का सामना किया, किन चुनौतियों और समझौतों ने विस्तार को संभव बनाया और किस तरह के व्यवहारिक निर्णयों ने पानी की पहुंच को और प्रभाव और मजबूती दी। नमस्कार जगदीश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते देवदत्त जी। विस्तार की शुरुआत मैं इस तरीके से करूं कि जब पानी के कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा था, वो चाहे ज्योग्राफिकल विस्तार हो, चाहे थीमेटिक विस्तार हो, उस समय पानी की क्या प्राथमिकताएं थीं और उन प्राथमिकताओं को आपने कैसे प्रायोरिटाइज किया? इसको दो चरणों में बताना चाहूँगा कि उस समय संस्थान के बाहर का कैसा वातावरण और क्या सकारात्मक कारक थे और संस्थान के अंतर्गत कौन से सकारात्मक कारक और वातावरण थे जो सन 2000 से लेकर 2010 के दशक को बहुत अच्छे से संस्था को नए आयामों को छूने में मदद किया। तो अगर देखें कि 2000 से लेकर 2010 का जो दशक है, ये 21वीं शताब्दी और तीसरे मिलेनियम की शुरुआत थी और एक सबसे बड़ा जो माइलस्टोन, एक इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क आया डेवलपमेंट सेक्टर में, वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, जो 2001 के शुरू में आया। और ये जो दो बातें थी कि पूरे विश्व ने मिलकर तय किया है कि हमें तीसरे जो है सहस्त्राब्दी में और 21वीं शताब्दी में किन प्रमुख लक्ष्यों पर काम करना है और उसमें अपना योगदान देना है, ये एक बड़ा इनोबलिंग फैक्टर के रूप में आया। ये वो दौर था कि जब वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये जो है पूरा माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट का पूरा एरा था। इसी एरा में सबसे ज़्यादा फोकस था राइट बेस्ड अप्रोच पर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्रोच पर और पार्टिसिपेटरी अप्रोच पर। अगर देखें तो उस समय सकारात्मक वातावरण ये भी था कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट बैक्ड जो है बायलैटरल एजेंसीज हैं, डिफीड, यूएसआईडी, और इसी तरह से हम देखें कि सीडा, जायका, जीआईजेड, इन सब का भी जो है डेवलपिंग कंट्रीज और ख़ास तौर से भारत पर बहुत फोकस था। और जो फॉरेन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे, एक्सपैम, नोबेब, एक्शन एड, मेजोरियोर, इनका भी भारत में जो है विकास के कामों को बढ़ावा देने के लिए जो समर्थन और योगदान था, उसका बहुत फोकस था। अगर हम देखें कि सकारात्मक वातावरण के तौर पर कुछ और महत्वपूर्ण कारक थे, जैसे कि बहुत सारे माइलस्टोन जो है अधिनियम इस दौरान सरकार के द्वारा लाए गए, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एनआरईजीए, उसके साथ साथ ही जो है डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने का एक्ट और इवन फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2010 के बाद इमीडिएटली इनैक्ट हुआ, वो सारे जो है अधिनियम इसी दौरान आए। और इस दौरान जो रिस्ट्रक्चर्ड पीआरआई एक्ट जो 93 में प्रभाव में आया था, उसके क्रियान्वयन पर भी डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत फोकस रहा। तो ये सब भी बहुत सकारात्मक पहलू थे उस दौरान काम करने के लिए। इस बीच अपने भारत देश में जो है
देखा जाए तो नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा एक वातावरण था स्वैच्छिक जगत के लिए, क्योंकि अवार्ड जैसे जो नेटवर्क और बिहाई जैसे नेटवर्क, प्रिया और बानी जैसे नेटवर्क, ये बहुत अच्छे से स्वैच्छिक जगत की आवाज़ को सरकार के सामने ले जा रहे थे। ये वो दौर था और इसी दौर के समय प्लानिंग कमीशन जब हुआ करता था, वहाँ पर वॉलंटरी सेक्टर के लिए एक पूरा डेस्क ही था बात रखने के लिए। और उसी बीच पहली बार भारत देश में वॉलंटरी सेक्टर के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी भी बनी हुई थी, जो कंसल्टेशन के लिए अलग अलग लोगों के साथ शेयर हुई थी। तो ये एक जो बाहरी वातावरण था 2000 से लेके 2010 के दौरान, इसमें ये बाहरी कारक जो है बहुत ही मददगार साबित हुए पानी के लिए, क्योंकि पानी बहुत ही वेल कनेक्टेड नेशनल लेवल पर और जो है राज्य के स्तर पर काम कर रही थी। ये वो भी दौर था जब लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, डेवलपमेंट प्रोफेशनल कंसल्टेंट लोग अच्छे से इकट्ठा होकर यहाँ पर जम के काम करना शुरू किए थे। और DFID की बहुत बड़ी फंडिंग आई थी पैक्स प्रोग्राम के लिए, जिसमें पानी लीड पार्टनर के रूप में काम किया और 6 जिलों में इस काम को बड़े स्तर पर किया। तो ये जो बाहरी वातावरण था ये बहुत योगदान दिया। अगर हम बात करें कि संस्थान के अंदर क्या ऐसे सकारात्मक माहौल और क्या कारक थे जो संस्थान को आगे विस्तार लेने में बहुत मदद किए, तो ये वो समय था कि जब साथी उत्तर प्रदेश जो पानी संस्थान की एफिलिएट एंटिटी है, ये वही दशक है जिसमें इसका विकास हुआ और ये एक लीगल एंटिटी के रूप में आई और इसका सेक्रेटेरिएट अच्छे से इस्टेब्लिश हुआ और उत्तर प्रदेश में संस्थाओं की क्षमता वृद्धि और मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने का काम जो है बहुत अच्छे से हुआ। और ये दौर वो था कि जब पानी संस्थान में बोर्ड के बाद जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप थी, जैसे अजीत सिंह, राहुल सेन, रमा सेन जी, ये लोग जो थे ये जा चुके थे और जो है सेकंड जो जनरेशन थी लीडरशिप की, शिवेन जी, जितेंद्र जी, राकेश जी, मुश्ताक जी, ये लोग आ चुके थे और ये अच्छे प्रोग्राम लीडर के रूप में काम कर रहे थे। इसी बीच जो है संस्थान में तीसरी जो जनरेशन थी लीडरशिप की, जिसमें हम और कई साथी लोग जो है 4 से 5 लोग जो है संस्थान में आए और इस दौरान में ही हम साथियों ने काफ़ी सीखा और जो है अपने आप पर भी काम किया, अपनी क्षमता पर भी काम किया और संस्थान में कार्यक्रम को एक अगले स्तर पर लेके गए। ये वो दौर था कि पानी और साथी ने मिल के जो एक्सपेंशन, जो विस्तार की बात है, इस विस्तार के लिए कई सारे नेटवर्क प्रोजेक्ट पानी ने बनाए और जिससे उत्तर प्रदेश में बड़े भौगोलिक स्तर पर कई मुद्दों पर अच्छे से काम हो पाया। इस दौरान जो पहली नेटवर्क परियोजना बनी वो लोक शक्ति परियोजना बनी, जिसको DFID का सपोर्ट था। इसके बाद जो है इसी दौरान में आरोह कैंपेन, जो महिला की पहचान, महिला किसान की पहचान और अधिकार को लेके 14 जिलों में वो प्रोजेक्ट बना और अच्छे से क्रियान्वित हुआ। श्योर स्टार्ट जो मैटरनल एंड नियोनेटल हेल्थ पर जो प्रोजेक्ट था वो इसी दशक के बीच अच्छे से क्रियान्वित हुआ। मेकिंग स्कूल फंक्शनल जो एक प्रोजेक्ट था जो एक्शन-एड के सपोर्ट से था, वो नेटवर्क प्रोजेक्ट था, बच्चों के एजुकेशन के मुद्दे पर बड़े स्तर पर काम हुआ। और इसी बीच एम्पावरिंग रूरल वुमेन जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम भी अच्छे से शेप लिए। तो संस्थान के अंतर्गत जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इसी दौरान हमारे सिस्टम एंड प्रोसेसेस पर भी बहुत काम हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ जैसे जैसे हो रही थी, उसी तरह से सिस्टम एंड प्रोसेसेस भी ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत किए जा रहे थे। और ग्रोथ अगर हम देखें तो 2 तरह से इसको देख सकते हैं कि बड़े स्केल पर काम करना संभव हो पाया, जिसमें जो पानी और साथी की पार्टनरशिप की अप्रोच थी उत्तर प्रदेश की ज़मीनी स्तर की संस्थाओं के साथ, ये बहुत अच्छे से काम किया, ये जो फॉर्मेट है। और इसमें 50 से ज़्यादा संस्थाएं
अलग अलग जिलों में, खास तौर से पूर्वांचल में ज़्यादा फोकस करके वो संस्थाएं पानी और साथी के पार्टनरशिप में आगे बढ़ के स्थापित हुई। और उनको दो तरह से सपोर्ट मिल रहा था। एक तो प्रोग्राम का सपोर्ट पानी संस्थान की तरफ से मिल रहा था, और उनको अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्षमता वर्धन का सपोर्ट साथी की तरफ से जा रहा था। तो ये दौर काफ़ी जो है काफ़ी मदद किया जो है कि कैसे हम संस्थान को 10 साल में एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाए। तो जगदीश जी, आपने जैसे बताया कि विस्तार, फैलाव दोनों तरह से था। एक तो आपका भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार था, और एक आपका थीमेटिक विस्तार भी था, जिसमें कि डिफरेंट थीम्स में काम किया पानी ने। और दोनों अप्रोच भी ली कि स्वयं के काम का विस्तार और अपने साथी संस्थाओं के साथ काम का विस्तार। तो ये इन सारे विस्तार को करते समय एक समय ऐसा तो ज़रूर आया होगा जबकि हमें लगा हो कि हमारी जो समुदाय के प्रति जवाबदेही है, जिसको कि जिस फिलॉसफी को लेकर के ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चला है, उस कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम कहीं समुदाय के साथ या किसी उसके साथ उनके हितों की कहीं हम रक्षा नहीं कर पाए, या कहीं पे हमने छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हों। देवदत्त जी, ये जो दशक था 2000 से लेके 2010 का, इसमें काम का जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो महिलाओं के सशक्तिकरण और बच्चों के समेकित विकास पर था। जैसा हमने अपनी बात में कहा कि ये वही दौर था जिसमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट अप्रोच, वीमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट अप्रोच पर बहुत अच्छे से पानी के सारे प्रोग्राम डिजाइन हुए थे। तो महिलाओं के हितों का, बच्चों को हितों का अगर देखें तो नट सेल में वीमेन सेंट्रिक और चाइल्ड सेंट्रिक ही प्रोजेक्ट मॉडल उस समय ज़्यादा पानी ने बनाए और उनको इम्प्लीमेंट किए। जब हम बात करते हैं कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच कैसे लेके आ पाए, तो इस दौर में हमारे पास जो रिस्ट्रक्चर्ड पीआरआई एक्ट ने जो मैंडेट दिया, जो पावर दिया कि एक आम आदमी कैसे स्थानीय स्वशासन में भागीदारी करके अपना हक मांग सकता है, ये बड़ा हमें सपोर्ट आया। और इसमें देखें तो ये वही दौर था कि महिलाओं और बच्चों के इंटाइटलमेंट्स को लेके सबसे ज़्यादा बड़े स्केल पर पानी ने काम किया, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया। अगर आप राइट टू वेज इंटाइटलमेंट कहें तो महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त करने में जो इनॉबलिंग इन्वायरमेंट संस्थान ने बनाया, वो उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ साथ भारत की सरकार ने भी जो है इसको बहुत अच्छे से जो है संज्ञान दिया। और खुद उस समय जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश जी, हम सारे पार्टनर इंडिया हैबिटेट सेंटर में जाके अपने काम का प्रस्तुतिकरण दिए और अपने काम का वीडियो दिए, और छोटे छोटे हम लोग इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे। और इसी तरह हमारा सम्मेलन लखनऊ में हुआ, तो इसमें स्टेट मिनिस्टर सब आए जो फूड सिक्योरिटी को काम देखने वाले थे, जो नरेगा के काम को देखने वाले थे। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ जिसमें महिलाओं और बच्चों के हितों और अधिकारों को लेके उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल खड़ा कर पाए। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के संगठन का काम, उनको कलेक्टिवाइज करना और अधिकार को केंद्र में रख के, हक को केंद्र में रख के, ये पहली बार बड़े स्केल पर जो है पानी संस्थान और उसकी एफिलिएट एंटिटी साथी उत्तर प्रदेश के द्वारा जमीनी साथी संस्थाओं के साथ बड़े स्तर पर किया गया। और इस काम में एक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कि उस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो वीमेन लेड गवर्नमेंट थी, और उससे जो दलित और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की महिलाएं थी, उनको ये जो फील आ रहा था कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है और सरकार का मुखिया है, तो वो उनको जो अंदर से कॉन्फिडेंस आया, जिससे वो गवर्नमेंट मशीनरी और पंचायतों के साथ अच्छे से इंगेज हो पाई और अपने स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन
इस सब को बहुत अच्छे से उन्होंने हासिल किया। और इसी बीच जो नेशनल हेल्थ मिशन, उस समय NRHM बोलते थे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो आया और उसके तहत महिलाओं ने जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर काम किया, वो भी बहुत बड़े स्केल पर पानी ने काम इसी दशक के दौरान किया। तो जब विस्तार हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत सारी साझेदारियां हुई होंगी, बहुत सारी पार्टनरशिप्स हुई होंगी, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी पार्टनरशिप हुई होगी। तो समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके की नेगोशिएशंस आपको इन दाता संस्थाओं के साथ करना पड़ा, और आप कितना उसमें सफल हो पाए, और कहाँ पे आपको कुछ असफलता मिली? देखिए, इस दौर में अगर देखें तो सरकार की तरफ से एक बड़े रिसोर्स प्रोवाइडर नाबार्ड थे, और उसमें 1000 वीमेन SHGs 3 जिलों में कंसंट्रेट करके पानी संस्थान द्वारा प्रमोट किए गए थे, और 20,000 गरीबतम परिवार की महिलाएं जुड़ी थी। तो उनको लघु उद्यम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से मैक्सिमम 4 टाइम ही क्रेडिट लिंकेज मिल रहा था। लेकिन महिलाओं की जब उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण हुआ और उनकी तरफ से उद्यम स्टार्ट करने और जो स्टार्ट किए थे उसको स्केल करने के लिए और क्रेडिट फैसिलिटी की ज़रूरत आई, तब नाबार्ड के शीर्ष अधिकारियों के साथ पानी संस्थान ने बात किया, और जो है SHG की जो लीडर थी उनकी पूरी बात को पहुंचाया गया। उस समय नाबार्ड ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दिया, सारे जो DDM नाबार्ड जिले के अधिकारी होते हैं, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और फैजाबाद में सीधे आदेश आया कि आप जो है इसको 6 टाइम और ग्रेजुअली इसको 8 टाइम क्रेडिट लिंक फैसिलिटीज जो है वीमेन SHGs की महिलाओं को प्रदान किए। तो ये एक जो बड़ा बात हुआ। दूसरा ये था कि जो फूड सिक्योरिटी के तहत जो है उनको सब्सिडाइज रेट पर राशन मिल रहे थे, उसमें जो एनोमेली थी, जो अनियमितताएं थी, उसके लिए जो है खुद पानी संस्थान ने जो है वीमेन CBO, उस समय नारी मंच के नाम से हुआ करता था, बाद में वो नारी संघ उसका नॉमेनक्लेचर रखा गया, उनको स्टेट के साथ इंगेज किया। और वो इंगेजमेंट करने के बाद जो है वो ऊपर से आदेश आया और सारे 10 जिलों में ये स्थितियाँ बिल्कुल बेहतर हुई। और इसी तरह से देखें कि ये वही समय था जिसमें महिलाओं को अपने जॉब कार्ड के साथ साथ अपने बैंक अकाउंट भी खुलवाने थे, इन राइटिंग जॉब एप्लीकेशन भर के करना था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के काम के लिए भी जो है बैंक के साथ जो निगोशिएशन हुआ कि वो उनके खाते खोलें ताकि उनके वेज मनी सीधे उनके खातों में जा सके, ये बहुत ठीक ढंग से काम हुआ और पार्टनरशिप अच्छे से बिल्ड की गई। इंटरनेशनल लेवल पर डिग्निटी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशन को एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इंगेज किया गया। देश में जो अच्छे काम करने वाले अधिकार आधारित दृष्टिकोण की संस्थाएं थी, वहाँ से लोगों को बुलाया गया। पैरवी जो दिल्ली में संस्था है, उन्होंने आकर रिगरस कई राउंड में सारे पार्टनर्स ये सोच की जो है राइट बेस्ड अप्रोच वर्सेस नीड बेस्ड अप्रोच, पूरा ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क, रोल ऑफ जेंडर इन डेवलपमेंट और कैसे हमारे डेवलपमेंट अप्रोच शिफ्ट आया है, ये पूरी बातों पर अच्छे से कैपेसिटी बिल्डिंग की गई। और ये सारी कैपेसिटी बिल्डिंग होने के बाद परकुलेट डाउन की, सारे वीमेन CBO लीडर्स की इस पर ट्रेनिंग हुई और उससे जो उनकी इंडिविजुअल एजेंसी बिल्ड हुई, फिर वो सिस्टम के साथ एंगेज की और निगोशिएट की और तब जाके इंटाइटलमेंट रियलाइजेशन का काम बहुत अच्छे से हो पाया। तो जब विस्तार हुआ तो आपकी बातों से जो पता चलता है वो ये कि विस्तार बहुत सारे थीमेटिक उसमें सेगमेंट्स में हुआ हमारा। जी जी। तो कि कोई ख़ास वजह थी कि आप लोगों ने बहुत सारे थीमेटिक सेगमेंट्स में काम किया? क्यों एक या दो थीम्स पे ही काम क्यों नहीं विस्तार ले पाया? इसकी क्या वजह रही? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस ही है कि कम्युनिटी के नीड से हम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जब काम शुरू किया 1986 में, तो वीमेन हेल्थ के इशू से काम शुरू किया, लेकिन वीमेंस लाइवलीहुड, वीमेंस राइट्स, ये सब मुद्दों के बारे में जब पता चला कि महिलाओं की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो हमारे प्रोग्राम की स्ट्रेटजी भी उसी हिसाब से चेंज हुई। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे कम्युनिटी की नीड्स, जो फेल्ट नीड्स थी, जिसका एनालिसिस हम लोगों के सामने आता गया, वैसे वैसे हमारा प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग
में जो है अप्रोच चेंज होता गया और नई नई थीम जुड़ती गई। आप जैसे देखें कि पानी ने राष्ट्रीय महिला कोष के साथ बड़े लेवल पर पार्टनरशिप की, क्योंकि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का फोकस था, ट्रेनिंग दे देना, स्किल दे देना से ही बात आगे नहीं बढ़ रही थी। उनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये वाला जो पूरा काम है, पानी ने उस नीड से ही प्रेरित होके काम किया। आप देखें कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पानी ने परियोजनाएं बनाना शुरू किया, और वो इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि मैक्सिमम इंटाइटलमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है लोकल पीआरआई करती है। तो इसलिए इस तरह से भी प्रोजेक्ट हमारे डिज़ाइन हुए। और ये जो अधिकार आधारित दृष्टिकोण था, इसमें काफ़ी परिमार्जन हुआ कि कैसे ये संतुलित ढंग से बिना किसी रेजिस्टेंस को क्रिएट किए, डेवलप किए हुए कैसे पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करें। और ये काम ने पूरे ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ जिन ब्लॉक्स में काम हुए, वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया कि उसका इम्पैक्ट आज भी है। वहाँ महिलाओं ने जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया कि कैसे सरकार के साथ इंटरफेस करते हैं, कैसे अपनी बातों को रखते हैं, और जेंडर के जो छोटे छोटे जो नॉर्म हैं, जो घर के अंदर, घर के बाहर, समुदाय में हैं, उन सबको बहुत ही ब्यूटीफुली एड्रेस किया और अपने लिए एक अच्छा सकारात्मक वातावरण। तो जब परियोजनाओं ने विस्तार लिया, आपके थीमेटिक एरियाज ने विस्तार लिया, तो जाहिर सी बात है कि फैलाव के साथ साथ अपने इम्प्लीमेंटेशन के मूल्यांकन को करना, अपनी जो पहुंच है उसको उसी इफ़ेक्टिव रूप से बनाए रखना, सही जाहिर सी बात है एक चुनौती रही होगी। जी जी, बिल्कुल। उस चुनौती को आप लोगों ने कैसे पार पाया, उन चुनौतियों का? ये जो दशक था, इस दौरान पानी संस्थान में बोर्ड के बाद एक कोऑर्डिनेशन कम स्टीयरिंग कमेटी का स्ट्रक्चर आया, जिसमें संस्थान के मुख्य कार्यकारी, कुछ एक दो बोर्ड मेंबर और जो सारे प्रोग्राम के लीडर्स होते थे, एक दिन के लिए इकट्ठा होते थे। और फिनांस से पठानी बेहरा जी उस कमेटी की बैठक में आते थे। इसका नाम सुनने में तो लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन कम स्टीयरिंग कमेटी जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये 6 से 7 घंटे का एक ऐसा बैठक होती थी जिसमें पर्सपेक्टिव के लेवल पर भी बात होती थी, प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लेवल पर भी बात होती थी, स्टेक होल्डर के मैनेजमेंट पर बात होती थी, और क्या न्यूअर स्ट्रैटेजीज प्रोग्राम की एफिशिएंसी और इम्पैक्ट को इंक्रीज करने के लिए की जा सकती है, इस पर बात होती थी। और इसमें जितने डिस्कशंस होते थे वो सारे मिनट्स किए जाते थे। उसमें एक्शन पॉइंट्स जो जनरेट किए जाते थे उसको अच्छे से आर्टिकुलेट करके लिखा जाता था, टाइम लाइन सेट होती थी, और फिर अगले मीटिंग में वो रिव्यू होता था। और इस बीच में प्रोग्राम में एक बड़ी लीडरशिप शशि भूषण जी लेके आए, और शशि भूषण जी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जाते थे तो उन्हीं एक्शन पॉइंट्स और उन्हीं चीज़ों को लेके जो है बातचीत करते थे। तो इससे जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो बड़ा स्मूथ हुआ। दूसरा जो फोकस था कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत अच्छे से चलता था। और धीरेन्द्रपुरी ट्रेनिंग सेंटर में महीने के जो है 30 दिन में से 12 से 15 दिन जो है अलग अलग प्रोजेक्ट टीम, अलग अलग लोगों की ट्रेनिंग होती थी। तो पहला फोकस था कि हम कैसे प्रोग्राम में मैनेजमेंट की व्यवस्था को अच्छे से बैठाएं, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी कैसे बिल्ड करें, और तीसरा जो साइमल्टेनियस फोकस चल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के प्रोपोर्शन में सिस्टम एंड प्रोसेसेस हमारे कैसे होने चाहिए। तो ये वही दौर था कि अच्छी एलेबोरेटेड HR पॉलिसी, फिनांस पॉलिसी, इंटरनल ऑडिटिंग मैकेनिज्म, प्रोजेक्ट्स के MIS, M&E फ्रेमवर्क, ये सब का पूरा विकास संस्थान में हुआ, और जो स्केल पर ऑपरेशन को मैनेज करने में काफ़ी। जो आपकी बात से परिलक्षित होता है कि ये पूरी की पूरी जो ग्रोथ थी या जो विस्तार था वो एक बहुत ही सतत प्रक्रिया के तहत हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि पहले सिस्टम्स बना लिए गए हों और उसके बाद विस्तार किया गया हो। विस्तार और सिस्टम की प्रक्रिया साथ साथ
चलाई गई और चलती रही। अब यहीं पे एक मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो एक विस्तार की योजना बनाते हैं और उस विस्तार की योजना के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। और विस्तार की योजना में कई बार बाकी के हितग्राहियों की अनुमति, सहमति होती है और कई बार नहीं भी होती है। तो आज के दौर के विस्तार की रणनीतियां आपके पानी के दौर की विस्तार की रणनीतियों से कितनी भिन्न थी? देखिए, ये जो दौर था, जिस दशक की बात हम कर रहे हैं, जिसको आपने नाम दिया है कि विस्तार वाला दशक, ये वही काल था कि जब पहली बार 2001 की शुरुआत में पानी की 10 साल के लिए जो है एक स्ट्रैटेजी पेपर बना। और ये स्ट्रैटेजी पेपर बनने के पहले पिछले दशक का जो 90 से 2000 का दशक था, उसके अनुभवों का दस्तावेजीकरण हुआ। उसमें 2 बाहर से पानी के शुभचिंतक, इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले जो है व्यक्ति को शामिल किया गया और वो अपने धीरेनपुरी सेंटर पर इत्मीनान से हफ्तों बैठ के और फील्ड में जाके सबसे बातचीत करके वो स्ट्रैटेजी बनाए। तो देखें कि जो पहला स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट बना, जिसमें हमें विजन 2010 देखने को मिला, ये बहुत ही इनॉबलिंग था पानी के लिए। और वो पेपर हमें ये भी बताया कि इस विजन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल की रेडीनेस क्या होनी चाहिए। और ये इसी दौर है जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का फोकस लेके आए। खुद हम लोग ओडी के बारे में पढ़ना शुरू किए और ओडी का पूरा फ्रेमवर्क ही बना डाला। और वो ओडी का फ्रेमवर्क पहले पानी में इम्प्लीमेंट होता था, फिर उसके बाद साथी के थ्रू पार्टनर संस्थाओं में होता था। तो देखें तो ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से उस समय ये काम हुआ था कि एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी, रोड मैप था अपने पास। और उस रोड मैप पर काम करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ चाहिए, उस पर काम करने का फोकस भी था। एक चुनौती थी कि उस समय जो रिसोर्सेज थे ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग और ओडी के प्रोसेसेस को चलाने के लिए, वो ना के बराबर थे। लेकिन बहुत सारे पानी के ऐसे शुभचिंतक थे, पानी के फाउंडर पर्सन के प्रिय मित्र प्यारे में अंतरपाठी अंकल, अवधेश अंकल, ये सारे लोग खुद आके 2-2, 3-3 दिन के अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस करते थे। और कैसे गवर्नेंस को मजबूत किया जाए, बोर्ड का क्या रोल हो, बोर्ड कैसे हर लेवल पर 360 डिग्री ऑर्गेनाइजेशन पर अपना इनपुट दे पाए, ये सब उसी दौरान पानी में इस्टेब्लिश हुआ। और ये दौर हम लोगों के लिए बहुत ही फॉर्मेटिव पीरियड था। हमें तो ये लगता है कि 2000 से लेकर 2010 का जो दौर है, मेरे पास तब की डायरियाँ, तब के डेस्कटॉप कंप्यूटर की फाइलें आज भी रखी हुई हैं आर्काइव करके। तो हम सोचते हैं कि उस दौरान हम लोगों की जो पेस ऑफ लर्निंग थी वो बहुत ही बेहतर थी। शायद हम उस समय कम उम्र के थे, हमारी लर्निंग एबिलिटी बहुत शार्प थी, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा था। बट उसी दौरान के बने हुए व्यक्ति हम लोग हैं, जब सबसे ज़्यादा लर्निंग हम लोग जी। तो विस्तार जब हुआ तो जाहिर सी बात है, हम लोग, मैं लीलावती जी से भी बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक सोशल एक्शन करने के लिए एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता वाले गुण उन लोगों में थे, उस दौर के कर्मचारियों में या कार्यकर्ताओं में थे। और जब विस्तार हुआ तो बहुत सारे प्रोफेशनल भी आए होंगे। जी। तो उस वैचारिक टकराव या सैद्धांतिक टकराव को कैसे मैनेज किया ऑर्गेनाइजेशन ने और कैसे उनसे उस चुनौती से पार पाया? जी बिल्कुल, बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और ये चुनौती उस समय बिल्कुल आई थी। और ये वही दशक है जब बहुत सारे पानी के कार्यकर्ता जो है गवर्नमेंट के फ्लैगशिप मिशन प्रोग्राम में जाना शुरू किए, क्योंकि उनको अपने कैरियर को लेकर सिक्योरिटी वहाँ शायद ज़्यादा लग रही थी। तो संस्थान में इस बात को बहुत सकारात्मक ढंग से लिया गया कि हमारे संस्थान में काम किए हुए लोग इतने सक्षम बने हैं, इतने अनुभवी बने हैं कि वो सरकार में जाके काम करेंगे
और ये बिलीफ सिस्टम था कि वहाँ वो अच्छा ही काम करेंगे जैसा पानी में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो नए बैच आए, जो नए साथी भाई बहन संस्था में जुड़ना शुरू किए, उनके जो है जो उनका पूरा थॉट प्रोसेस था, जो उनकी अपब्रिंगिंग थी, जो उनका सोशलाइजेशन था, वो ज़ाहिर तौर पर डिफरेंट था। तो ये इसमें समय गया, संस्था ने इन्वेस्ट किया कि कैसे इन लोगों की समझ और कल्चर और इनके जो सोशल पर्सपेक्टिव पर काम किया जाए। तो इस पर सतत काम हुआ और संस्थान के जो मुख्य कार्यकारी हैं, फ्रीक्वेंटली अलग अलग टीम के साथ बैठना, ओरिएंटेशन सेशन करना, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। इवन उन्होंने एक इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन को 4 दिन के लिए बुलाया। हु एम आई, इनर पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, आउटर पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी, कोर बिलीफ सिस्टम, लेवल ऑफ एंगेजमेंट, ये सारी जो बातें हैं उस समय हम लोगों को 2003 और 4 में 40-40, 45-45 लोग फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के प्रोग्राम के स्टाफ बैठ के ये पूरी बातें सीखने को मिला। तो काम हुआ उस पर। और बोर्ड से जब भी अवधेश चाचा जी आते थे तब बहुत फ्रीक्वेंट विजिट करते थे। और जो है PM त्रिपाठी अंकल जब आते थे वो तो बिल्कुल थिंक टैंक ही थे। तो जब भी वो आते थे 3 दिन 4 दिन रहते थे तो उनके जो सेशन होते थे 2 घंटे 3 घंटे के, वो सेशन तो बिल्कुल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव लेके आते थे। वॉलंटरिज्म क्या है, पावर ऑफ द सिविल सोसाइटी क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट लाते थे कि भारत देश में जो आज़ादी मिली है वो भी एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट ही था। कैसे एक ग्रुप ऑफ जो है कमिटेड सिविल सोसाइटी इंडिविजुअल मेक ए डिफरेंस इन द कंट्री एंड वर्ल्ड। ये फिलॉसफी हम लोगों को तो हमारे बोर्ड के लोगों ने, हमारे फाउंडर पर्सन के जो है जो प्रिय मित्र थे उन लोगों ने हम लोगों को सिखाई है। तो ये जो कल्चर था, ये जो पूरा डिस्कोर्स ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता था काम के साथ साथ, वो ट्रांसफॉर्म किया जो नए लोग आए। और ख़ास बात ये रही कि जो लोग गए भी पानी से वो अच्छे से पानी से कनेक्टेड रहे, पानी के वेल विशर रहे। तो वो रोल मॉडल के रूप में ही वहाँ रिफ्लेक्ट किए और उससे भी पानी की एक अच्छी आइडेंटिटी बनी कि पानी के जो लोग काम किए हुए लोग हैं वो बहुत थारो हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं और अच्छे ढंग से कम्युनिटी बेस्ड काम करने में अपने आप में सक्षम। कल्पना कीजिए कि जिस दौर में 2001 से 2010 के दौर में जब पानी था, उस स्थिति की संस्थाएं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी हैं। अगर उन्हें विस्तार लेना है, उन्हें अपने पंख फैलाने हैं, ज़मीन पे और काम को बढ़ाना है, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? आप कैसे चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े? देखिए, जो हमारी समझ और सीख बनी है पिछले 26 सालों में संस्थान के साथ काम करके, कि किसी भी संस्था को एक स्केल पर आगे ऑपरेट करने के लिए, एक सिग्निफिकेंट लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, अपने अच्छे स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के लिए सेक्टर में जो है 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो अच्छा विजनरी लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को विजन की तरफ कैसे नेविगेट करके ले जाना है, कैसे लोगों को इंस्पायर करना है, कैसे फ्यूल करना है, पहली बात। दूसरी बात है कि बहुत ही कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज द की पिलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। तो अच्छे लोग तैयार किए जाएं। इसमें चैलेंजेज है कि अच्छे लोग रेडीमेड बने बनाए नहीं मिलते हैं। उनको इन्वायरमेंट देना पड़ता है, उनकी कैपेसिटी पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको आउटडोर कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करना पड़ता है, एक्सपोजर देना पड़ता है। वो दूसरा काम है। तीसरा काम है कि रिसोर्स प्रोवाइडर को अच्छे से पहचानना, उनके साथ अपनी छवि बनाना, उनका ट्रस्ट विन करना, ताकि आप अपने विजन पर काम करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटा पाएं।
तो नट सेल में देखें कि स्ट्रांग एंड विजनरी लीडरशिप, कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स एंड गुड रिसोर्स प्रोवाइडर। अब इन तीनों के बीच में अगर रखें तो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इमेज है, वो बना के रखना, यही चीज़ें जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सिलरेट करती हैं कंटिन्यूअसली ग्रो करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की धरती में पानी संस्थान इसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल। हम 40 साल पूरे कर रहे हैं, पानी 40 साल पूरा कर रहा है, आपने संस्थान में 26 साल पूरे कर लिए। आप अपने अगले 26 साल कहाँ देखते हैं? देव भाई, ये बहुत आपने दिल के करीब का सवाल पूछा है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, शायद मैं भी उसी तरह का एक आम आदमी हूँ, कि जो मुझे अच्छा लगता है उसी करने में विश्वास रखता हूँ। कहा जाता है कि एक बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि जो लोग जिन चीज़ों में पढ़ाई करके आते हैं उन चीज़ों में बेहतर नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो लोग जो उस खास चीज़ में पढ़ाई नहीं किए हैं, नॉन कोर व्यक्ति हैं, प्रोफेशनल हैं, वो एक्सीलेंस को अचीव करते हैं। तो अगर हम देखें कि हम ये जो 26 साल से पानी के साथ काम कर रहे हैं, ये काम हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं, और ये चॉइस इसलिए आता है कि हमें अच्छा लगता है, इट गिव्स अस प्लीजर। तो हम अगला जो 26 साल या अपने जीवन के जो भी समय बचे हुए हैं, हम इसी तरह के काम में लगाना चाहते हैं, और इस काम में हम प्रोग्रेशन भी चाहते हैं। हम हर 10 साल पर पानी के साथ काम करने को लेके अपना विजन खुद सेट करते हैं कि मुझे इस 10 साल में, इस दशक में क्या करना है। अभी हम तीसरे दशक में काम कर रहे हैं। हम ये एस्पायर करते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि हम 3-4 दशक और पानी संस्थान में काम करते रहें, और हमारी जो लर्निंग्स आ रही है, ये लर्निंग्स को कैसे हम अपने कार्यक्रमों में, अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में जो है डाल पाएँ। आने वाली जनरेशन, ख़ासतौर से जो अपकमिंग ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनमें कैसे हम ट्रांसफ़र कर पाएँ, ये हमारा एक एस्पिरेशंस है। और हम एस्पायर करते हैं कि पानी में अभी 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। हमें चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश इटसेल्फ इतना बड़ा राज्य है, पानी का स्ट्रैटेजिक विज़न है कि हम मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। तो ये स्केल लेने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए हमारी तरफ से क्या जो है इंस्ट्रूमेंटल रोल हो सकता है, क्या पिवटल रोल हो सकता है, वो यही हो सकता है कि हम आने वाली जनरेशन को अच्छे से जो है कल्चर, अच्छे से कैपेसिटी, इन सारी चीज़ों में सहायक हो पाएँ, ताकि पानी उनके साथ काम करके इस ग्रोथ को और इस स्केल को अचीव कर पाए। मेरे 2 आखिरी सवाल आपसे। पहला सवाल तो ये कि किसी भी संस्था को बेहतर बनाने के लिए, एक बड़े स्केल पे ले जाने के लिए और बहुत ही प्रभावी बनाने के लिए क्या सबसे आवश्यक है? देखिए, किसी भी संस्था को प्रभावी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कमिटमेंट टू काज। हम सब सोशल काज के लिए काम कर रहे हैं, उस काज के लिए हमारा कमिटमेंट कितना है, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स द एंगेजमेंट इन द वर्क। तो पानी संस्थान का जो कमिटमेंट टू काज है वो यही है कि समाज में बहुत एक्सक्लूजन है, बहुत बड़ा गैप है पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी के बीच में, मार्जिनलाइजेशन कितने बड़े लेवल पर है, लिविंग कंडीशन, लाइफ सिचुएशन इतने बड़े देश में बहुत सारे लोगों की अभी डिजायरेबल स्टेट पर नहीं है। तो पानी का बीइंग ए लीडिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कमिटमेंट है, इन्हीं काज के प्रति है, जो हमें एस्पायर करता है कि हमें और बड़े लेवल पर काम करता है। और एस्पिरेशन, विजन ही ऐसे सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं जो चीज़ों को आगे आसान बनाते हैं।
तो हम तो यही एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा विजन, हमारा कमिटमेंट टू काज ही हमारे लिए पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल कहे वही है जो हमें एक्सीलरेट कर रहा है और हमको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। मेरा आपसे अंतिम सवाल कि जो नई पीढ़ी इस डेवलपमेंट सेक्टर में आ रही है, नई पीढ़ी के जो लोग हमारे संस्थान में आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने आने वाली पीढ़ियों से यही कहना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि इस सेक्टर में पैशन से काम करें, ग्रेजुअली अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कैपेसिटी पर भी काम करें और कम्युनिटी के लिए काम करें। सो धन्यवाद जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त जी। तो ये थे जगदीश गिरी जी, जिनके के साथ हम लोगों ने इतनी बात साझा की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चर्चा पसंद आएगी और आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजेंगे। अगली कड़ी के लिए फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद। 40 years of empowering people. People's Action for National Integration.